गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपसे वाक्य भेद की चर्चा करने जा रहे हैं। तो वाक्य भेद को जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि वाक्य क्या है। तो बच्चों, जैसा कि हम अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बता चुके हैं कि वाक्य भाषा की एक महत्वपूर्ण इकाई है और शब्दों के सार्थक समूह के योग से वाक्य बनता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम शब्दों के एक सार्थक समूह के द्वारा निर्मित वाक्य से अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते हैं, वही वाक्य है वास्तव में। तो इस प्रकार बच्चों, वाक्य की क्या परिभाषा हुई कि शब्दों का एक सही और व्यवस्थित स्वरूप जो होता है, जिसको हम शब्दों का सार्थक समूह कहते हैं, वो वाक्य होता है। और बच्चों, ये वाक्य जो है सामान्य वाक्य की श्रेणी में आमतौर पे इसको हम रखते हैं। और एक सामान्य वाक्य में एक कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। इस तरह से सामान्य वाक्य बनता है। अब इसी को जब हम विस्तार से जानना चाहेंगे तो हम इस प्रकार जानेंगे कि वाक्य क्या है और वाक्यांश क्या है। वाक्य वो होता है जो पूरा अर्थ देता है और वाक्यांश ये होता है जो थोड़ा सा आधा अर्थ देता है। उसके लिए कुछ अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है, तभी वो पूरा अर्थ दे सकता है। अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमको जानना आवश्यक है। तो पहले तो हम कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के भेद को समझते हैं। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, जिससे हम उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को विधेय कहते हैं। तो वाक्य के दो भेद होते हैं कर्ता और क्रिया के आधार पर। एक को हम उद्देश्य कहते हैं और दूसरे को विधेय कहते हैं। इसी को अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहते हैं। अब उद्देश्य का मतलब क्या है? वाक्य के जिस अंश में कर्ता होता है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे अभी एक वाक्य है, रमेश दिल्ली में रहता है। अब इसमें रमेश उद्देश्य है क्योंकि ये कर्ता है, और दिल्ली में रहता है ये विधेय है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है और वाक्य क्या होता है और वाक्य की परिभाषा क्या है। अब इसके बाद भी बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती है। अब इसके बाद भी रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर भी दो वाक्य के भेद होते हैं। पहला होता है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद और दूसरा होता है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो बच्चों, इसे हमें समझना बहुत आवश्यक है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार के भेद माने गए हैं, यानी 8 प्रकार माने गए हैं अर्थ के आधार पर, जिसे हम कहते हैं, पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, चौथा है विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मयादि वाचक वाक्य, और पांचवा है आज्ञावाचक वाक्य, फिर छठा हो जाता है इच्छावाचक वाक्य, और सातवां संकेतवाचक वाक्य, और आठवां है संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चों, एक बार इनके नाम आप पुनः सुनिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहला है विधानवाचक वाक्य, फिर दूसरा है निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, और चौथा है विस्मयादिवाचक वाक्य, फिर 5वें नंबर पर आता है आज्ञावाचक वाक्य, 6ठे नंबर पर आता है इच्छावाचक वाक्य, फिर 7वें नंबर पर संकेतवाचक वाक्य, और 8वें नंबर पर है संदेहवाचक वाक्य। अब हम आपसे सर्वप्रथम विधानवाचक वाक्य की बात करेंगे कि विधानवाचक वाक्य वास्तव में क्या है। तो बच्चों, विधानवाचक वाक्य वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी हमको प्राप्त होती है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भारत एक देश है, सीता जी के पिता का नाम राजा जनक है, इसी तरह से राजा जनक मिथिला प्रदेश के राजा थे। इस तरह के जो साधारण वाक्य हैं, ये
विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में आते हैं। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे कि विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं। तो विधानवाचक वाक्य कहते हैं उसे जिससे हमको एक सामान्य जानकारी प्राप्त होती है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसको सामान्य वाक्य भी कहा जा सकता है। और इसमें एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है। सामान्यतः विधानवाचक वाक्य में यही होता है। और इसके उदाहरण देकर हमने आपको समझाया। जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, तो ये एक सामान्य वाक्य है जो हमें एक सामान्य जानकारी दे रहा है, इसलिए इसको हम विधानवाचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। अब दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। नहीं, दूसरा पहले हम प्रश्नवाचक वाक्य के पहले दूसरे नंबर पर आता है निषेधवाचक वाक्य। तो हम आपसे निषेधवाचक वाक्य की चर्चा करते हैं। अब जिन वाक्यों में कार्य के न होने का भाव प्रकट होता है, नकारात्मक भाव प्रकट होता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। क्या समझे बच्चों? इस बात को फिर से समझिए। निषेधवाचक वाक्य यानी जिस वाक्य से कार्य के न होने का भाव प्रकट हो, यानी नकारात्मक भाव प्रकट हो, वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे मैंने खाना नहीं खाया। अब इसमें नहीं लगा हुआ है, यानी जो कार्य के न होने की सूचना दे रहा है, इसलिए यहां पर निषेधवाचक वाक्य होगा। इसी तरह से है मैं स्कूल नहीं गया या मैं स्कूल नहीं जाता हूं। इसमें भी नकारात्मक वाक्य का हमको आभास हो रहा है, इसलिए यहां पर निषेधवाचक वाक्य है। अब तीसरा वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। तो बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य जहां वाक्य के द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है, वहां प्रश्नवाचक वाक्य है। जो उसके नाम से ही बिल्कुल सिद्ध होता है कि जहां पर भी हम किसी प्रकार का प्रश्न करते हैं, वो प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में आता है। अब जैसे राम के पिता कौन है, सीता जी की माता का क्या नाम था, इस तरह के वाक्य प्रश्न कर रहे हैं। भारत देश की राजधानी कहां है। अब इस तरह के वाक्य जो है प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, कुछ पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब इसके अलावा जिसको हम चौथे श्रेणी में रखते हैं, चौथे नंबर पर रखते हैं, वो है आज्ञावाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, उसे हम आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत कहते हैं। जो आज्ञा की सूचना देता है, उसे हम आज्ञावाचक, जैसे उदाहरण के लिए कहें आप बाहर जाएं, कृपया आप बैठें, इस तरह से जो आज्ञा दी जा रही है, या बच्चे शांत रहें, सभी बच्चे क्लास में चुपचाप बैठें, इस तरह के वाक्य जो आदेश दे रहे हैं, आदेशात्मक वाक्य होते हैं, आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। जिस वाक्य से आज्ञा का बोध होता हो, प्रार्थना का बोध होता हो, वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। अब इसके पश्चात आता है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी भी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन हो, वह विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। यानी विस्मय, आश्चर्य जिसे कहते हैं, हर्ष, विषाद, घृणा, इस तरह के भाव व्यक्त होते हों, वहां पर विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। जैसे एक तरह की गहरी अनुभूति, एकदम से जो मन में हमने सोचा वो हमारे मुंह से निकल पड़ा। जैसे हमने कुछ बहुत ही खुशी की बात देखी तो हमने कहा आहा कितना अच्छा लग रहा है। प्रकृति का सुंदर वातावरण हमने देखा और कहा कि आहा आज तो मन प्रसन्न हो गया मौसम को देखकर। तो यहाँ पर इस तरह के जब वाक्य आते हैं कि आहा आज तो मौसम को देखकर मन प्रसन्न हो गया, तो ये खुशी को व्यक्त कर रहा है, हर्ष को व्यक्त कर रहा है। इसी तरह से कोई आश्चर्यजनक घटना हमने देखी तो कहा कि अरे अरे ऐसा हो गया, ऐसा कैसे संभव हो गया, तो आश्चर्यजनक बात हुई। तो यहाँ पर चूंकि वो गहरी अनुभूति हमारे मन से निकल रही है, जिससे विस्मय का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए उसे विस्मयादिवाचक वाक्य कहेंगे। इसी तरह अगले वाक्य के अंतर्गत आता है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है, वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। कैसे? इसकी परिभाषा को फिर से समझिए। जिन वाक्यों के माध्यम से इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता हो, वहां इच्छावाचक वाक्य होता है। जैसे भगवान आपको खुश रखे,
अब इसमें इच्छा व्यक्त की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, आकांक्षा व्यक्त की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य होगा। इसी तरह से हम कहते हैं 9 वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। अब यहाँ पे भी इच्छा जाहिर की जा रही है, इसलिए यहाँ पर इच्छावाचक। अब अगला है संकेतवाचक वाक्य। अब संकेतवाचक से मतलब है कि जिन वाक्यों से किसी प्रकार का संकेत का बोध होता हो, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे नाम से ही है, जैसे हमने कहा कि श्याम का घर उधर है। अब इसमें हम संकेत कर रहे हैं ना कि श्याम का घर किधर है, तो ये इसलिए संकेतवाचक वाक्य है। या ये कहें कि सोनू जो है वहां जा रहा है, इस तरह की बात करें हम। जैसे कहें कि सोनू वहां जा रहा है। अब हम यहाँ पर सोनू संकेत कर रहे हैं, इसलिए कि सोनू कहीं जा रहा है, इशारा कर रहे हैं कि वहां जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संकेतवाचक वाक्य है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और अंतिम वाक्य जो अर्थ के आधार पर है वो है संदेहवाचक वाक्य। तो बच्चों समझिए कि जिन वाक्यों से संदेह का बोध होता है वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। तो जहां पर जिन वाक्यों से हमें संदेह का, शंका का बोध हो, वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे हम कहें क्या वो यहां आ गया। अब इसमें जो है संदेह है मन में हमारे कि क्या वो यहाँ आ गया है, क्या नहीं आया है, इस तरह का भाव ये वाक्य व्यक्त कर रहा है। जिस रहते क्या उसने पढ़ाई कर ली। अब इसमें संदेह है हमें कि उसने पढ़ाई की भी है या नहीं की है, ये तय नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है। तो बच्चों इस प्रकार आपको इतनी बात तो समझ में आ ही गई कि वाक्य के भेद कितने हैं अर्थ के आधार पर। पहले हमने आपको ये बताया कि वाक्य क्या है, फिर हमने कर्ता और क्रिया के आधार पर आपको वाक्य के 2 भेद बताए, उद्देश्य और विधेय। और फिर ये बताया कि इसके अतिरिक्त वाक्य के भेद अन्य प्रकार से भी होते हैं, जिसमें अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, उसके विषय में हमने आपको बताया। तो बच्चों आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात नहीं समझ में आई है, उसका समाधान करना है, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।